Okay. And can you confirm me that? Can you give me your feedback? Are you getting my screen, audio and video shared with you? Yes sir, clear है. Okay. So we have Kamran, Muhammad Noor, Rabia today online, and others are offline here. So ladies and gentlemen, हमने कल शुरू किया एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का जो मकसद था वो IPv4 का हेडर पढ़ना, IP वर्जन 4 का हेडर पढ़ना. तो हमने इसके लिए पहली बात ये की थी कि ये मिनिमम का जो साइज है इस हेडर का वो 20 बाइट्स, या आप कह लें कि 5 वर्ड्स हैं. और हर वर्ड आपको पता है कि 1 वर्ड इज इक्वल टू 32 बाइट्स. So this is first word, second word, third, fourth, and minimum 5. And mostly it is 5 bytes. ठीक. And if आपने कल ये भी देखा, दोबारा से हम उसकी थोड़ी सी बात करते हैं कि सबसे पहली जो 4 बिट्स हैं ये वर्जन को रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि आपको यहां दिखाई दे रहा है जहां पे मैंने अभी रेड लाइन लगाई, दिस इज द वर्जन एंड दैट इज 4 बिट्स. मिसाल के तौर पे अगर यहां लिखा हुआ है 0010, क्या मतलब है इसका? दिस बाइनरी, क्योंकि बिट्स है ना, 4 बिट्स हैं. अगर ये 4 बिट्स हैं तो व्हाट इट मीन 4. दिस इज इक्वल टू 4 इन डेसिमल, ऐसा ही है ना. तो दिस इज 4. और अगर ये यूं लिखा हुआ है 0110, व्हाट इसका क्या मतलब है? 6. तो यानी यहाँ पे वर्जन में या तो ये लिखा हुआ होगा, लेकिन क्योंकि हम IP वर्जन 6 नहीं पढ़ रहे, हम IP वर्जन 4 पढ़ रहे हैं, इस वजह से ऑलवेज आपको जब आप इसको एनालाइज करेंगे इस पैकेट्स को, तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0100. क्लियर? फिर उसके बाद मैंने बताया कि अगली 4 बिट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं हेडर लेंथ को, इंटरनेट हेडर लेंथ. क्योंकि ये मैंने भी इसे बताया और दोबारा भी क्लियर करूंगा कि इसका साइज 20 बाइट से लेके 60 बाइट्स तक हो सकता है. तो इस वजह से ये 4 बिट्स हैं, और 4 बिट्स में आपको पता है कि 0 से लेके 0000 से लेके 1111 तक वैल्यू हो सकती है, विच इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 15. इसका मतलब है द लेंथ ऑफ द हेडर कैन बी, लाजमी तौर पे तो मिनिमम 20 है. तो कल भी बताया था कि ये 15 जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द वर्ड्स, यानी इट कैन हैव ए वैल्यू, लेकिन याद रखिए कि मिनिमम इसमें 5 वर्ड्स हैं. इसलिए यहाँ पे 5 से लेके 15 तक कोई वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली यू विल फाइंड हियर 5. यानी कि यहाँ पे अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूँ कि क्या लिखा होगा, तो आप कहेंगे कि 1010. 1010 किसके इक्विवेलेंट है? 5 के. ये तो आता है ना बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना, 2 की पावर 0 1, ये 0 और ये 4 प्लस 1 इज 5. ठीक है ना सर? या तो साहब हम ये बात भी हमने कल पढ़ ली थी. उसके बाद हमने कहा कि डिफरेंशिएटेड सर्विस के लिए हमारे पास ऑप्शन है विच इज दी DS, डिफरेंशिएटेड सर्विस, जिसमें क्या चीज होती है? पहले 6 बिट जो हैं दे आर दी डिफरेंशिएटेड सर्विस कोड पॉइंट, DSCP दैट इज दी 6 बिट्स. और इसमें हम मुख्तलिफ ट्रैफिक की क्लासेस को क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी प्रायोरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं. क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? प्रायोरिटी. क्लियर होगी ये बात भी? अब इसकी ये जो 2 बिट्स हैं
जिसको कहते हैं ECN, एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन, 2 बिट्स। तो कल मैंने आप बताया कि कंजेशन, सबसे पहले कंजेशन को हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, और फिर हम देखना चाहते हैं कि ये एक्सप्लिसिट कंजेशन कंट्रोल कैसे काम करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये काम इस पहले तो इसका काम, कंजेशन को समझ लेते हैं कि कंजेशन किसको कहते हैं। तो जेंटलमैन, अगर ये आपका राउटर है फॉर एग्जांपल, तो इसका कोई ना कोई बफर भी होगा। बिल्कुल, हर एक डिवाइस का अपना बफर यानी मेमोरी होती है। अब और अगर बफर है तो ये एक फाइनाइट साइज है। अब मे बी आप कह लीजिए कि इसका साइज जो है वो 10 मेगाबिट्स है। तो इसका मतलब यह है कि जब पैकेट्स इसके इनपुट पे, जिसको क्या कहते हैं, इनग्रेस इंटरफेस, क्या कहते हैं, इनग्रेस इंटरफेस के ऊपर जब पैकेट्स आएंगे तो लाजमी तौर पे उनको बफर में स्टोर होना है। तो यहाँ पे जब फ्रेम्स आएंगे तो मे बी कि अगर आउट यानी इग्रेस इंटरफेस पे अगर ट्रैफिक कम जा रही है तो लाजमी तौर पे वो बफर में स्टोर होना शुरू हो जाएगी। एक वक्त आएगा कि बफर फुल हो जाएगा। अब लाजमी तौर पे जैसे कि अगर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि ग्लास है, अगर मैं इसमें वाटर डालूं, डालता जाऊं, एक वक्त आएगा कि ये फुल हो जाएगा, और फुल होने के बाद लाजमी तौर पे ये ओवरफ्लो करना शुरू कर देगा। तो इस ओवरफ्लो को हम कहते हैं कंजेशन। तो जब कोई भी डिवाइस अपने इनकमिंग इंटरफेस पे पैकेट अगर आए और वो इतने हो जाएं कि पैकेट ड्रॉप होना शुरू हो जाएं, तो हम कहते हैं ये नेटवर्क किसमें चला गया है, कंजेशन में चला गया। और कंजेशन का अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है, कंजेशन का अल्टीमेट रिजल्ट ये होता है कि पैकेट लॉस होता है। तो यूं जितना पैकेट लॉस ज्यादा होता है, इतना इसका मतलब परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क पुअर होती है, खराब होती है, पुअर होती है। तो ये भी एक परफॉर्मेंस मीट्रिक है, क्वालिटी ऑफ सर्विस मीट्रिक है कि जनाब आपका पैकेट लॉस जो है वो बहुत हाई है। बात समझ आ गई? ओके। अब इसको कम करना है किसी भी तरीके से, जब ये बुरा है तो इसको ठीक करना है। इसके 2 तरीके होते हैं मोस्टली। एक तरीका तो ये होता है जो कि ये ECN नहीं इस्तेमाल करता, वो ये होता है कि अगर किसी पैकेट का रिस्पांस जब नहीं पहुंचता, जब आपने अपने डिवाइस ने कुछ पैकेट भेजा और उसको उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, although आईपी हमने कल बात की है कि आईपी का काम एक्नॉलेजमेंट देना नहीं है, लेकिन कोई तो होगा जो एक्नॉलेजमेंट देता होगा। अगर उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती तो वो ये फील करता है कि जी नेटवर्क में ही कंजेशन है, क्योंकि अगर मेरा पैकेट नहीं पहुंचा, मेरा फ्रेम नहीं पहुंचा, मेरा पैकेट नहीं पहुंचा, तो लाजमी तौर पर रास्ते में कहीं ड्रॉप हो गया होगा। तो अगर वो ड्रॉप हुआ है तो मैं क्या करूं, हम आगे ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाके देखेंगे कॉन्सेप्ट विंडो का कॉन्सेप्ट ये होता है कि सोर्स और डेस्टिनेशन एग्री करते हैं कि कितने पैकेट्स या कितने बाइट्स मैं आपको भेजूं तो आप उसको ले लोगे बगैर किसी एक्नॉलेजमेंट के। लेकिन अगर आप देखते हैं कि जी पैकेट लॉस हो रहे हैं तो आप अपनी इस विंडो को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जब आप अपनी विंडो को कम करेंगे तो आप, इसका मतलब आप कम पैकेट भेजना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जो अभी हमने कहा कि बफर फुल होना शुरू हो गया है, अब वो फुल होना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। यू कंजेशन, इसको कहते हैं कंजेशन कंट्रोल। ये तो ये तरीका है। लेकिन यहाँ पे जो तरीका इस ECN में इंप्लीमेंटेड है वो ये है कि लाजमी तौर पे याद रखें कि यहाँ पे हम आईपी पे हैं, लेकिन हमारा ख्वाहिश ये है कि सोर्सेज जो हैं वो अपने पैकेट भेजना कम करें। यही चाहते हैं ना, वो काम एप्लीकेशन लेयर का या ट्रांसपोर्ट लेयर का है। तो ये क्या करता है कि ये राउटर जब देखता है कि मैं अभी कंजेशन में नहीं गया लेकिन कंजेशन में जाने वाला हूं, मिसाल के तौर पे मेरा 80% बफर फुल हो चुका है, बड़ी जल्दी 20% भी फुल हो जाएगा, तो ये डिवाइस क्या करता है, आईपीएस यहाँ पे नोटिफिकेशन डालता है और डेस्टिनेशन की तरफ भेज, लाजमी तौर पे सोर्स को तो नहीं भेज सकता, वही पैकेट जो डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा होता है उसे जाने देता है, लेकिन साथ यहाँ पे नोटिफाई कर देता है कि मैं कंजेस्ट होने वाला। तो जब इसको एक्नॉलेज करता है या कोई पैकेट भेजता है डेस्टिनेशन वापस, तो वो इसको सोर्स को बताता है कि अपना विंडो कम करो।
कंजेशन होने वाली है नेटवर्क में। बात समझ आ गई? तो दीज टू फैक्टर्स आपने समझ लिया कि ये कंजेशन को कैसे कंट्रोल करवाता है और ये किस तरह आपको प्रायोरिटी दिलवाता है। आपको पता है 4 ऑप्शन हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 1 0 एंड 1 1। तो एवरी दिस वेट एंड दैट गोज टू द ट्रांसपोर्ट लेयर नाउ, यानी कि यहाँ का जो नेटवर्क लेयर है ये उधर के नेटवर्क लेयर को बताती है डेस्टिनेशन के, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर को बताता है कि जी तुम जब आप वापस जवाब दो तो उनको बता दो कि जी समथिंग इज बैड। बात समझ आ गई? ओके, इसको फिर जब क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर जवाब देता है तो ट्रांसपोर्ट में इसके जवाब को देखेंगे। उसके बाद जी एक फील्ड है विच इज द टोटल लेंथ। टोटल लेंथ का मतलब है कि हेडर लेंथ प्लस द पेलोड लेंथ। लाजमी तौर पे ऊपर से ट्रांसपोर्ट लेयर से क्या चीज आएगी? पेलोड आएगा, मैसेज आएगा ट्रांसपोर्ट के बाद, यानी सेगमेंट आएगा आईपी के पास, तो उसको हम यहां पे क्या नाम देंगे? पेलोड। क्या नाम देंगे? पेलोड। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इन दोनों का साइज यहां पे लिखा जाता है, यहां पे लिखा जाता है। अब आपको पता लग रहा है कि ये टोटल लेंथ 16 बिट्स का है, टोटल लेंथ 16 बिट्स का है। तो फिर टोटल लेंथ कहां तक हो सकता है जी सुमैया? 2 power 16 which is 65,535 बाइट्स। तो इसमें से मिनिमम 20 तो इसके हैं, क्योंकि हमने लिखा है कि हेडर लेंथ प्लस पेलोड लेंथ। इसका मतलब कि पेलोड कैन बी 65,515 बाइट्स, क्योंकि 20 इसमें किसके हैं? 20 इसके और 65,515 इसके। टोटल कितने बन गए? 65,535 बाइट्स। तो आपका आईपी डेटाग्राम इतना बड़ा हो सकता है, लेकिन जो हमने अभी खत्म किया है, जो एलएलसी है, वो हार्डवेयर से पूछती है क्या तुम इतना बड़ा पैकेट बर्दाश्त कर सकते हो? अगर वो कहता है नहीं मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, जैसे फास्ट इंटरनेट कहता है मिसाल के तौर पे 1500 बाइट्स, तो एलएलसी तो बताती है कि ठीक है तुम्हारी कैपेबिलिटी तो 65,535 है, लेकिन नीचे वाली लेयर 1500 से ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगी, तो फिर ये 1500 के ही पैकेट आगे भेजता है। क्लियर और नॉट? ठीक है एवरीवन? तो यहां पे आपका टोटल लेंथ आ जाता है। क्लियर हो गया? अब ये जो वर्ड टू है इसको आखिर में एक्सप्लेन करता हूं, पहले ये आसान आसान चीजें कर लेता हूं और फिर इस पे आ जाता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे लिखा हुआ है टाइम टू लिव। टाइम टू लिव, जैसे कि आपने वर्ड 1 में देखा कि कहीं जस्ट ये नंबर्स थे यानी स्केलर्स थे, और कहीं पे उनके साथ कोई यूनिट था जैसे बाइट्स। क्या ख्याल है आप में से कौन मुझे बताएगा कि टाइम टू लिव का यूनिट क्या होगा? जी क्या होगा इसका यूनिट? आइडिया टाइम टू लिव है, टाइम है, टाइम टू लिव सेकेंड्स। शाबाश, क्या होना चाहिए? मिली सेकेंड्स। और क्या? कुछ भी नहीं? कुछ तो यूनिट ये भी कह सकते हैं डायमेंशनलेस, जिसका कोई यूनिट नहीं होता उसे क्या कहते हैं? डायमेंशनलेस। क्या ख्याल है मामा? माइक्रो बदल गया अपने उससे? अच्छा उसको बता रहे हो? नहीं बोल रहे जी। टाइम टू लिव ऑप्शन में ऐसा ही लगता है, लेकिन ये रॉन्गली यहां पे लिखा हुआ है। दिस इज नॉट, जैसे इसने इनिशियली कहा सुमैया ने
कि ये टाइम नहीं है, ये बेसिकली हॉप्स है, नंबर ऑफ हॉप्स। जब आप मिसाल के तौर पे किसी भी डिवाइस को पिंग करते हैं, मिसाल के तौर पे आई यूज पिंग एंड फॉर एग्जांपल www.netacad.com, netacad.com, तो आप यहाँ पे टीटीएल देखते हो, टीटीएल, दिस इज टाइम टू लिव, यूनिट नहीं है, तो नंबर ऑफ हॉप्स है ना, सेकंड नहीं है। तो असल में जवाब इसने पहले ही दे दिया मुझे कि ये टाइम नहीं है, ये नंबर ऑफ हॉप्स है। तो मुझे पता लगे बहुत टाइम, तो इसलिए मैंने कहा कि यूनिट। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे देयर इज समथिंग इन द चैट, और चैट कहता है सेकंड्स, और बुरहान ने कहा, अब्दुल्ला बुरहान ने के हॉप्स है। तो यस मोहम्मद नूर, ये सेकंड्स नहीं है, ये नंबर ऑफ हॉप्स है। अब ये एक्सप्लेन करूं कि नंबर ऑफ हॉप्स का मतलब क्या है। जी, तो नंबर ऑफ हॉप्स का मतलब ये है, इस नंबर ऑफ हॉप्स का मतलब ये है कि इस नंबर ऑफ हॉप्स का मीनिंग ये है कि चलिए वर्ड वर्ड को जी, तो मिसाल के तौर पे ये मेरा राउटर है, सीएमएस यूटी का राउटर है। ये राउटर जो है कनेक्टेड है फॉर एग्जांपल नयाटेल के साथ। नयाटेल जो है वो इस लट करें पीटीसीएल पिशावर के साथ, पीटीसीएल पिशावर, पीटीसीएल पिशावर जो है वो पीटीसीएल इस्लामाबाद के साथ, पीटीसीएल इस्लामाबाद जो है फॉर एग्जांपल वो यूई इतिसलात के साथ, एंड सो ऑन। सो दिस इज फर्स्ट हॉप, this is second hop, this is third hop, and this is the fourth hop in this example. So इसका मतलब ये है कि जो लास्ट पैकेट अगर हम यहाँ पे हॉप में डाल दें, लेट करें 10, इसका मतलब ये पैकेट 10 हॉप्स तक जाने की इसको इजाजत है। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, नूर में पहले मोहम्मद नूर, क्योंकि आपने लिखा था सेकंड्स, तो सेकंड नहीं, दीज आर द नंबर ऑफ हॉप्स। जी, एनी क्वेश्चन? This is hop number 1 hop, this is number 2, this is number 3, this is number 4. 50 हॉप्स तक जंप लगाने की इसको इजाजत है। नहीं, जो आप लिखेंगे यहाँ पे उसमें अभी क्लियर करता हूं। मिसाल के तौर पे सोर्स नहीं, मिसाल के तौर पे क्लियर, ओके नाइस। अब इसका मतलब ये है कि जब मिसाल आपने यहाँ पे एक पैकेट बनाया, ये आपका पीसी है, आपने लेट करेंगे, मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि आपने 10 लिखा, तो जब ये पहली हॉप पे पहुंचेगा तो वो इसको 9 कर देगा, यानी एक डिक्रीमेंट कर देगा। दूसरा जो आप जाएगा वो इसको 8 कर देगा, तीसरा इसको 7 कर देगा, ये इसको 6 कर देगा, ये इसको 5 कर देगा, अगला जो है इसको 4 कर देगा, 3 कर देगा, 2 कर देगा, 1 कर देगा, और इससे अगला वाला जिसको 0 कर देगा। जब ये 0 हुआ, या तो ये इस 10 हॉप से होते हुए अपनी कहीं भी डेस्टिनेशन इसको मिल चुकी होगी, और अगर नहीं मिली तो यहां पे ये पैकेट को ड्रॉप कर दिया जाए। तो फिर ये पैकेट तो गया, जब ये पैकेट गया तो मे बी डेस्टिनेशन को, सोर्स को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी, वो दोबारा भेजे। मे बी, जैसे मिसाल आपने अच्छी वो दी, यहां पे अगर आप देखें, मैं एक और काम करता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं ट्रेस RT, और चलें यहां पे लिखता हूं www.netacad.com। लेकिन मुझे नेटअकैड से याद आया कि नेटअकैड ने आपको ये मैसेज भी भेजा हुआ है, प्यारा सा मैसेज आपको कल शाम प्रॉब्ली तकरीबन 7:30 बजे के करीब मिल चुका है कि मॉड्यूल 4 to 7 असेसमेंट हैज बीन एक्टिवेटेड एंड विल बी अवेलेबल टिल संडे 13 जुलाई। मैंने गलती की, उसके बाद आई एम थैंकफुल टू इशफाक, उसने कहा नहीं 13 जुलाई नहीं 13 अगस्त, तो फिर मैंने उसको क्लैरिफाई किया, यस इट इज 13 अगस्त। किस डेट को? तो ये 13 इसलिए हमने रखा कि अगर कोई बस्ता भी आता है तो यू आर सेफली आप इसे बाहर निकल जाए।
क्लियर है जी? तो इसलिए अभी से पढ़ना शुरू कर दें, 13 का इंतजार ना करें कि 13 को जब खोलें और पता चले ये तो लंबा है तो फिर भेजें जी कि जी इसको एक्सटेंड किया जाए। तो एक्सटेंशन कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसलिए मैंने क्लास के दौरान इसको आपके सामने ले आया कि इस बात का ख्याल रखें कि दिस इज, ताकि लेक्चर जो भी देखे उसको पता हो कि जी एग्जाम इज नियर। ओके, तो मैंने ये किया आपके सवाल का जवाब। सर जी जेंटलमैन। सर इसमें जी जो साहब। नंबर सिस्टम वाला मॉड्यूल था नंबर सिस्टम का, इसमें वो इंक्लूड होगा या एक्सक्लूड होगा? नहीं, वो है इसमें, लेकिन अभी जैसे मैं ये कर रहा था आपको, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के आप स्टूडेंट हैं, एम राइट? हेलो कामरान। यस सर, तो यस सर, यस आपको सर। कम से कम, जैसे भी मैं आपके सामने, इसलिए मैंने वो चैप्टर छोड़ दिया था कि मैंने मिसाल के तौर पे बाइनरी को अभी डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्जन को इतना बड़ा इशू हमारे लिए, यानी स्पेशली इंजीनियर्स हो या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो, उनके लिए मसला नहीं होता, इसलिए वो आपको तंग नहीं करेगा। तो अच्छा फॉर ठीक गेटिंग है गुड सर। ग्रेड दैट इज इंक्लूडेड, क्योंकि सिस्को के उससे हम इसको निकाल नहीं सकते। इज इट फाइन? यस सर। ओके जी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि सबसे पहले हमने मैंने लिखा डब्ल्यू, देखो ये 10 से जवाब आ गया। ये 10 क्या है? ये मेरा गेटवे। फिर उसके बाद इससे आया 192.168 से, फिर आया 121 से, फिर आएगा अगले से। ये यहाँ क्यों इसे जवाब दे रहे हैं? क्योंकि मैं टीटीएल की वैल्यू पहले मैंने 1 डाली तो गेटवे ने जवाब दे दिया। डेस्टिनेशन मेरी नेट अकेड है, लेकिन मैंने टीटीएल उसको 1 दिया। फिर मैंने टीटीएल 2 किया तो अगले पे चला गया। जब उसने देखा कि टीटीएल 0 हुआ तो उसने वो पैकेट मेरा ड्रॉप किया। लेकिन मुझे मुझे उसने एक पैकेट भेजा, कंट्रोल पैकेट, कि तुम्हारा पैकेट ड्रॉप हो गया है। मैं समझ गया कि यहां तक मैं जिंदा हूं। फिर मैंने अपनी टीटीएल की वैल्यू 3 कर दी। डेस्टिनेशन मेरी नेट अकेड है, लेकिन टीटीएल की वैल्यू मैंने 3 कर दी। नंबर 3 में मैं यहां था, इसने मेरा पैकेट ड्रॉप कर दिया। लेकिन मुझे आईसीएमपी पैकेट भेजा कि तुम्हारा पैकेट ड्रॉप हो गया है। मैं समझ गया तुम तो जिंदा हो। मैंने कहा ये है, अच्छा ये है। इसी तरह मैंने 4 की एंड सो ऑन करता गया। अल्टीमेटली आई विल रीच टू दी नेट अकेड। क्या ये बात समझ में आ रही? नहीं आ? ओके, अभी आ जाती है। मैंने कहा कि मेरी डेस्टिनेशन क्या है? ये है। मानते हैं? मेरी डेस्टिनेशन ये है। मेरी डेस्टिनेशन ये है। मैंने क्या किया कि मैंने पैकेट उसी तरह बनाया, लेकिन टीटीएल की वैल्यू 1 कर दी। इसका मतलब मैं पहले राउटर पे पहुंचा जो कि मेरा गेटवे है, उसने मेरी टीटीएल की वैल्यू क्या कर दी? 0, क्योंकि 1 थी तो 0 हो गया। डेस्टिनेशन तो कहीं अमेरिका में पड़ी हुई है। ये देखें, आपको अभी मेरी वो डेस्टिनेशन मिली है कितने हॉप्स के बाद? 80। लेकिन मैंने पैकेट के अंदर इंटेलिजेंटली ये किया कि 1 डाल। 1 डालने से क्या हुआ कि मुझे जवाब आ गया कि जी तुम्हारा पैकेट मैंने ड्रॉप कर दिया क्योंकि डिटेल्स एक्सपायर हो गया था। नाइस, मुझे पता चल गया। मिसाल के तौर पे ये मैंने सुमैया को दिया। सुमैया ने मुझे जवाब दे दिया कि तुम्हारा पैकेट डेस्टिनेशन तो थी नेट अकेड, लेकिन मैंने ड्रॉप कर दिया है। इसे मुझे ये पता चला कि सुमैया इज हियर। मैंने अपने पास नोट कर लिया कि मेरी पहली हॉप सुमैया है। फिर नेक्स्ट ट्राई मैंने 2 किया, तो अब आप मेरा पैकेट ड्रॉप नहीं कर सकते। आपने अगले को दिया, उसने पैकेट ड्रॉप किया। उसने फिर मुझे जवाब दिया कि जनाब तुम्हारा पैकेट हमने ड्रॉप कर दिया। मैंने समझ लिया कि ये मेरा दूसरा हॉप है, और यूं मैं एक एक करके 18 हॉप के बाद अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा। हर वक्त 3-3 पैकेट भेजता हूं। हर बार आप इसको ज्यादा भी कर सकते हैं। हर बार 3 पैकेट भेजता हूं। पहला पैकेट भेजा एक टीटीएल के साथ कंफर्म करने के लिए, 1 मिलीसेकंड के बाद जवाब आ गया। यानी जो बाहर राउटर लगा हुआ है, व्हाइट राउटर, जो कि बेसिकली लाइट वेट एक्सेस पॉइंट है, एज ए राउटर काम कर रहा है, इसने मुझे जवाब 1 मिनट में, 1 सेकंड, मिलीसेकंड में दिया। मैंने दूसरा पैकेट इसको भेजा, इसने फिर मुझे 1 मिलीसेकंड में जवाब दिया। मैंने तीसरा पैकेट भेजा, इसने फिर मुझे 2 मिलीसेकंड में जवाब दिया। मैंने कहा इट्स गुड, गो टू द नेक्स्ट एंड सो ऑन। और ये काम आपने अपने प्रैक्टिकल में किया है, डीसीएन के लैब में किया है। लेकिन
मे भी समझ ना आई हो, लेकिन आई होप कि आप समझ आ गई होगी। जी बिल्कुल, यही तो इस एप्लीकेशन में किया गया कि वो एक पैकेट जब आप उसको अपना देते हैं ट्रेस आरटी और आईपी एड्रेस, तो डेस्टिनेशन में वो एड्रेस डालता है, बाकी सोर्स को उसको पता है कि मैं हूँ, डेस्टिनेशन उसको पता है, डीएनएस करके वो मालूम कर लिया उसने। फिर उसने बाकी चीजें वर्जन डाली, क्योंकि मैंने IPv4 इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने अपना हेडर लेंथ डाला, फिर अपना सारी चीजें डाली, लेकिन टीटीएल की वैल्यू यहाँ पे पहले 1 डाली 3 पैकेट में, फिर अगले 3 में 2 डाली, फिर अगले 3 में 3 डाली, एंड सो ऑन टिल आई रीच टू द डेस्टिनेशन। Clear everyone? If there is any query, any ambiguity, मोहम्मद नूर, नासिर, क्यों करते हैं? दैट इज अ गुड क्वेश्चन जी, दैट आई वांटेड टू आंसर। ये काम करते हैं क्यों है? क्यों मामा? मुश्किल क्वेश्चन आ गया, जवाब भी आप ही दे दें। उसका क्वेश्चन ये है कि इंजीनियर कोई भी चीज बगैर रीजन के नहीं बनाता, तो आखिर क्या जरूरत थी इस टीटीएल डाल के अपने आप को मुसीबत में डालना? कम से कम ये रीजन तो नहीं हो सकता। अगेन जो ही आपको आप बोलती हैं वो सादा हाथ उठा लेता है। जी उसकी रीजन ये है नासिर कि अगर हम मिसाल के तौर पे मैं 10 पैकेट रोजाना मजे के लिए बनाऊं जिसकी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, तो वो पैकेट फॉर एवर नेटवर्क में घूमता रहेगा, मानते हो? तो अब क्या होगा कि और लाजमी तौर पे अगर दुनिया में 20 बिलियन डिवाइसेस से ज्यादा हैं, अगर हर कोई एक एक पैकेट भी इस किस्म का जनरेट करे तो हर रोज 20 बिलियन पैकेट नेटवर्क में आएंगे, और ये कभी भी खत्म नहीं होंगे। तो अगर कभी भी खत्म नहीं होंगे तो मे बी विद इन फ्यू मिनट, ये तो मैंने सिर्फ एक कहा है, दो, कि अगर ये पता चल जाता किसी हैकर को कि जनाब आप पैकेट दो और कभी खत्म नहीं होते, तो तो मिलियंस ऑफ पैकेट सेकंडों में दे देता नेटवर्क को, और वो पैकेट कभी भी खत्म ना होते, तो नेटवर्क क्या कर जाता? चोक कर जाता, बैंडविड्थ खाई, वही पैकेट पैकेट खा जाते, बैंडविड्थ खा जाते। इसलिए हम उस पर पाबंदी लगाते हैं कि खास लिमिट तक इसको रखो, अगर इससे ज्यादा है तो ड्रॉप कर। समझ आ गया? क्लियर है नाउ? ओके, देन इज द नेक्स्ट इज ये तो टीटीएल की बात हम कर रहे थे। इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो सर। कामरान, लाइबा, मोहम्मद नूर, राबिया, इज देयर एनी क्वेश्चन? राबिया आपकी फ्रेंड जो है वो काफी दिनों से एब्सेंट है, हैव यू कॉन्टेक्ट विद हर? अगर नहीं भी है तो कॉन्टेक्ट हर एंड let me know why she's not taking the classes. She's also from the 5th semester, if I remember. आप दोनों शायद एक ही जगह पे आई थी। Anyhow, let me go further. तो अब आपको समझ आ गया कि टाइम टू लिव क्या है। उसके बाद अगली बिट्स हैं 8 बिट्स, जिसमें है प्रोटोकॉल। ये आपको नजर आ रहा है, प्रोटोकॉल नजर आ रहा है ना? क्या है इसमें? प्रोटोकॉल। क्या बताता है प्रोटोकॉल? किस लिए इस्तेमाल होता है? ये इसलिए होता है कि आपको पता है इसके ऊपर कौन सी लेयर है? ट्रांसपोर्ट लेयर। इसके ऊपर है ट्रांसपोर्ट लेयर। थैंक यू राबिया। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी भी हो सकता है, यूडीपी भी हो सकता है, और कल हो सकता है कि एक और एडवांस प्रोटोकॉल है एससीटीपी, ये भी हो सकता है। तो जब आईपी के पास ये पैकेट पहुंच जाए तो वो किसको दे? क्योंकि आपको पता है
कि इन टीसीपी एक अलग प्रोटोकॉल है, यूडीपी एक अलग प्रोटोकॉल है, एससीटीपी एक अलग प्रोटोकॉल है। मानते हैं कि नहीं मानते? तो अगर सोर्स ने टीसीपी ने बनाया है और आप यूडीपी के हवाले कर दें तो उसके लिए क्या होगा? गार्बेज। अगर बनाया यूडीपी ने और आप टीसीपी के हवाले कर दें तो गार्बेज। इसलिए प्रोटोकॉल के अंदर लिखना है कि कौन से ने आपको दिया है और आपने किसके हवाले करना है। मेक सेंस? क्लियर? तो ये तो इसकी बात हो गई। उसके बाद है हेडर चेकसम। हेडर चेकसम, जैसे कि नाम से आपको नजर आ रहा है, चेकसम इज ए वीक बट एरर डिटेक्टिंग एल्गोरिथम। एरर डिटेक्टिंग एल्गोरिथम। लेकिन याद रखें कि ये सिर्फ हेडर का चेकसम करता है। हेडर से मुराद ये 20 बाइट्स का चेकसम करता है कि इसमें कोई तब्दीली तो नहीं हो गई। बात समझ आ रही? नॉट जी। तो चेकसम का ये टास्क है। और उसके बाद ये दो फील्ड तो बड़ी आसान है, क्योंकि ये सोर्स का आईपी 32 बिट्स और ये डेस्टिनेशन का आईपी 32 बिट्स। जैसे मेरा, अगर अभी हमने जब ये काम किया ट्रेस आरटी, तो हमने डेस्टिनेशन में क्या एड्रेस लिखा? हमने डेस्टिनेशन में ये एड्रेस लिख दिया 23.213.107.29। क्लियर? तो इस तरह जो मेरा एड्रेस है, मेरे इस वक्त मुझे आईपी मिला हुआ है, वो हमने यहां पे डाल दिया। तो यूं 4 वर्ड्स मैंने आपको क्लियर कर दिए। सिर्फ एक वर्ड रह गया है जिसको एक्सप्लेन करना। और ये बताता चलूं, क्योंकि मैंने पहले कहा कि अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा चीजें डालनी है तो देन यू कैन एक्सटेंड बाय 4 बाइट्स। You from 20 you can go to 24, from 24 you can go to 28 if something is required. Like for example, if you are using a source routing, so then you have to mention here in the options, and then you will increase the header length from 5 words to maybe 6 words. तो जकी क्या चीज है सोर्स राउटिंग? सोर्स राउटिंग का मतलब ये होता है लेडीज एंड जेंटलमैन कि अगर एक तरीका होता है कि आपने अपना पैकेट, जैसे अभी मैंने अपना पैकेट, ये ट्रेस आरटी का पैकेट मैंने नेटवर्क के हवाले कर दिया। अब नेटवर्क ने डिसाइड करना है कि किधर किधर से होके अपने डेस्टिनेशन को पहुंचना है। ये नॉर्मल राउटिंग है, ऐसे ही होता है। लेकिन अगर आप मजबूर करते हैं कि नहीं, तुमने पहले इस राउटर पे जाना है, फिर इस राउटर पे जाना है, फिर इस राउटर पे जाना है, एंड यू विल रीच द डेस्टिनेशन, तो फिर आपको ये सारे रास्ता खुद देना होगा। इस किस्म की राउटिंग को कहते हैं सोर्स राउटिंग। क्या कहते हैं? सोर्स राउटिंग। मोस्टली यूज नहीं किया जाता, लेकिन ऑप्शन मौजूद है। क्लियर? तो वो आप कहां पे देंगे? फिर आप यहां पे ऑप्शन में देंगे कि भाई सोर्स राउटिंग इंप्लीमेंटेड है, इसको फॉलो करो। जस्ट एग्जांपल दी। नाउ कम्स टू the word 2, which is identification, flag और fragment offset। जहां के आइडेंटिफिकेशन जो है वो 16 बिट्स का है, फ्लैग जो है वो 3 बिट्स का है, और फ्रैगमेंट जो है, फ्रैगमेंट ऑफसेट जो है वो कितने बिट्स का है? 13। अंडरस्टैंडेबल। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ये चीज एक्सप्लेन करूं, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मिसाल मैंने आपको ये देना चाहता हूं कि लेट करें कि यहाँ पे ये मेरा पीसी है और ये इथरनेट केबल के जरिए, इथरनेट पोर्ट के जरिए
लेट करें किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड, मे आई कॉल इट डिवाइस 1। अब ये डिवाइस 1 डिवाइस 2 के साथ कनेक्टेड है, डिवाइस 2 के साथ कनेक्टेड है। लेट करें कि ये ईथरनेट है जैसे मैंने कहा, और ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक है। फर्क ये है लाजमी तौर पे दो डिफरेंट, ओके जी, फर्क ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर, यूटी के अंदर सारा नेटवर्क जो है वो ईथरनेट का है, मानते हो? ठीक है ना, पीछे यहाँ पे वाईफाई है और वाईफाई जो है ईथरनेट से कनेक्टेड है। अब मे बी 10,000 यूजर्स हैं, ओके नाइस। लेकिन जब ये सीएमएस पे पहुंचता है तो सीएमएस का नया टेल के साथ एक कनेक्शन है जो कि ईथरनेट नहीं है, बल्कि लाजमी तौर पर ईथरनेट तो एक लैन टेक्नोलॉजी है, ये तो आपकी यूईटी है। और नया टेल लेट इट रिज्यूम कि वो पेशावर में नहीं है, वो इस्लामाबाद में, इवन पेशावर में है, तो ये कम से कम एक लैन टेक्नोलॉजी पे नहीं जा सकता, वैन टेक्नोलॉजी पे जाएगा। तो द वैन टेक्नोलॉजी हियर इज पॉइंट टू पॉइंट लिंक फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर ये बात आपने मान ली तो फिर आसान हो गया मेरा काम। मैंने अभी बताया कि इसका जो मैक्सिमम सेगमेंट साइज है एमएसएस, वो तो हमने देख लिया कि 65,535 बाइट्स तक हो सकता है। लेकिन नीचे की जो टेक्नोलॉजी है लेयर 2 की, वो इतना बड़ा एमएसएस बर्दाश्त नहीं करती। वो क्या कहती है, वो बताती है कि जनाब मेरा एमटीयू ये है, मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट ये है। मिसाल के तौर पे हमारे ईथरनेट का जो एमटीयू है वो 1518 बाइट्स है। कितना है? 1518 बाइट्स। चले ठीक है, इस बेस पे मैं कह सकता हूं कि पीसी ने 1500 बाइट्स का फ्रेम बनाया। तो आईपी 65,000 तक जा सकती है, लेकिन बिकॉज ऑफ द ईथरनेट इसका मतलब ये नहीं है कि 1500 मस्ट है। हो सकता है 1300 हो, 1400 हो, 1402 हो, एनी वैल्यू बिटवीन 60 बाइट्स एंड 64 बाइट्स एंड 1518 बाइट्स। उसने अपनी मैक्सिमम लिमिट बताई कि मेरा एमटीयू ये है, आप उससे कम भेज सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है साहब। अब क्वेश्चन ये है कि जब यहां पहुंचा, इस डिवाइस पे पहुंचा, डिवाइस 1 पे, अब यहां पे ईथरनेट नहीं है ना, यहां पे क्या है? पॉइंट टू पॉइंट लिंक है। लेट अज्यूम कि, और रियलिटी इसका एमटीयू छोटा है, हर टेक्नोलॉजी का एमटीयू सेम नहीं है। लेट करें, मैं राउंड ऑफ में बात कर रहा हूं, इसका एमटीयू का साइज 500 है। तो पीछे से इसको तो नहीं पता, पीसी को तो नहीं पता कि मैं 500 के बनाऊं, वो तो अपने 1500 के पैकेट है, 1500 के, 1400 के, 1450 के, वट एवर, अपने फ्रेम बनाता जाएगा और इसके ऊपर डालता जाएगा। एग्रीड? जब यहां पहुंचा, यानी बिल्कुल इस तरह एज्यूम कर लें कि यहां से पीसी से लेके इस डिवाइस 1 तक बस के जरिए लोग आ रहे हैं, हर बस में 50 लोग बैठ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। लेकिन यहां से लेके डिवाइस 1 से डिवाइस 2 तक कार के जरिए लोग जा रहे हैं। तो पीछे से तो एक बस में 50 लोग आए, क्या मैं 50 लोगों को कार में बिठा सकता हूं? नहीं, मैं 50 लोगों को 5 लोगों की कार में नहीं बिठा सकता। जैसे यहां पे इसका मतलब कि मैं 1500 का बाइट्स का फ्रेम उठा के मैं 500 बाइट के फ्रेम में नहीं रख सकता। ऐसा ही है ना? इसका क्या हल है फिर? फ्रेगमेंटेशन। कि मैं डिवाइस 1 की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको, लाजमी नहीं कि 500, लेकिन 500 से कम किसी भी उसमें तोड़ दे। हो सकता है 490 में तोड़ दे, हो सकता है 450 में तोड़ दे, हो सकता है 200 में तोड़ दे। इसका मतलब कि एक फ्रेम मल्टी फ्रेम्स में टूट जाएगा, एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन।
फ्रेगमेंटेशन। इनको और पहले मैं यहां पे एक्सप्लेन कर दूं कि ये फ्लैग के 3 बिट्स का क्या काम है। इसका जो आपको पता है कि अगर 3 है तो XYZ यानी या 000 होगा या 010 होगा, कुछ भी हो सकता है। 3 बिट्स हैं। ये जो पहला बिट है जिसको मैंने X यहां पे लिखा है, जिसको मैंने X लिखा है, जिसको मैं ग्रीन नंबर उससे मैंने सर्कल किया, ये रिजर्व्ड है, ये इस्तेमाल नहीं हो रहा। ठीक है। सेकंड जो है जिसको मैंने Y लिखा हुआ है यहां, इसका मतलब है डोंट फ्रैगमेंट। डोंट फ्रैगमेंट। अगर सोर्स ने इसको फ्लैग को 1 कर दिया, इसका मतलब है कि मैं इस डिवाइस 1 को कह रहा हूं कि मेरा फ्रेम आए, भेज सकते हो तो भेज दो, नहीं भेज सकते हो तो फ्रैगमेंट नहीं करना, तुम्हें तोड़ने की इजाजत नहीं। और अगर ये 0 है, इसका मतलब डोंट फ्रैगमेंट फ्रेम अनसेट है, फिर इसका मतलब इस डिवाइस को इजाजत है कि इसको तोड़ दे। अगर नहीं तोड़ सकता तो लाजमी तौर पे इसमें रख भी नहीं सकता, ड्रॉप कर देगा। सिंपल। समझ आ गई। जबकि थर्ड जो हमारा फ्लैग है, ये कहता है मोर फ्रैगमेंट, MF। लाजमी तौर पे जब आपने लेट करें कि एक फ्रेम को, बड़े फ्रेम को 50 सब फ्रेगमेंट में तोड़ा है, तो आप पहला फ्रेगमेंट भेजेंगे, दूसरा भेजेंगे, तीसरा भेजेंगे एंड सो ऑन। और आप फ्रेगमेंट में बाइट्स होंगी, क्या होंगी? बाइट्स होंगी। तो कम से कम डेस्टिनेशन को ये तो बताना है ना कि भाई क्या ये इसके ये आखिरी है या और अभी पीछे और आ रहे हैं। तो वो आप इस फ्रेम से बताते हैं कि जी इज इट द लास्ट फ्रेम और फ्यू मोर फ्रेम्स आर कमिंग। तो वो हम इस फ्रेम से, इस बिट से बताते हैं, इस फ्लैग से बताते हैं। जी कामरान, लाइबा, मोहम्मद नूर, राबिया। पहले 16 इसकी तो अभी बात इनकी और उसकी नहीं की, सिर्फ ये पहले एक्सप्लेन कर दिया। अब इस पे आता हूं। क्वेश्चन किए गए कि आइडेंटिफिकेशन के 16 बिट का क्या है, तो वो अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, थोड़ा सा वेट। तो समझ आ गई कि इन फ्लैग्स का क्या फंक्शन है। फ्लैग्स की समझ आ गई। ओके। अब आता हूं जी, जो क्वेश्चन हमसे रफी ने किया कि ये बताएं कि आइडेंटिफिकेशन क्या करती है और फ्रैगमेंट ऑफसेट क्या करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लाजमी तौर पे अगर एक फ्रेम है, आपने उसको तोड़ा है। अच्छा एक जवाब तो बताएं कि अगर इस डिवाइस 1 ने, जैसे मैंने कहा कि ये मेरा पीसी है, ये मेरा डिवाइस 1 है, ये मेरा डिवाइस 2 है, ये मेरा डिवाइस 3 है और ये मेरा डेस्टिनेशन है। यहां पे बड़े फ्रेम को फ्रेगमेंट कर दिया गया, तो लाजमी तौर पर टूट गया है। दोबारा इसको जोड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि एप्लीकेशन को तो यहां पे सोर्स ने तो जुड़ी हुई चीज दी थी, डेस्टिनेशन भी वो जुड़ी हुई चीज एक्सपेक्ट करती है। तो कौन इस फ्रेगमेंट को, जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको कौन जोड़ेगा? डिवाइस 2 जोड़ेगा, डिवाइस 3 जोड़ेगा, डेस्टिनेशन जोड़ेगा। और क्यों? क्यों कैसे? ना सिर्फ कौन, लाजमी तोड़ तो दिया, किसी ने तो जोड़ना भी है, तो कौन जोड़ेगा? और क्यों वो ही क्यों जोड़े और कोई क्यों ना जोड़े, ये भी क्वेश्चन है। तो बार बार सुमैया कह रही है
कि डेस्टिनेशन बस जोड़ेगी, बार बार सुमैया का वो है कि ये जोड़ेगा, डेस्टिनेशन का काम है। डिवाइस 2 या डिवाइस 3 ये इस काम में नहीं इन्वॉल्व होंगे, ये कहना चाहती है ना, और क्यों बताएंगी? क्वेश्चन हमारा ये है कि ये क्यों नहीं इसको जोड़ रहा। डिवाइस 2 यहां से टूटा है, यहाँ पे एग्लेट करें आगे, फिर इथरनेट है, ये जोड़ के आगे भेज देता। जी मामा, नहीं मुझे अगर मिसाल के तौर पे अगर ये डिवाइस 2 कर देता ये काम, डिवाइस 2 क्यों नहीं जाएगा? अगर इस पैकेट को यहाँ पे पैकेट 1 बंद था, यहाँ पे ये पैकेट 1 टूट के 20 फ्रैगमेंट्स में 20 फ्रैगमेंट्स बन गया, अगर ये दोबारा इसको जोड़ देता मिसाल के तौर पे, वापस इसको पैकेट 1 बना देता, तो इस बाकी जितने भी राउटर्स हैं उनको एक पैकेट फॉरवर्ड करना पड़ता, एक पैकेट के ऊपर राउटिंग का डिसीजन होता। अब 20 के ऊपर राउटिंग का डिसीजन हर डिवाइस को लेना पड़ेगा। यहाँ तो मैंने 4 बताए, लेकिन मैंने आपके सामने अभी जो एग्जांपल रखी उसमें मेरी डेस्टिनेशन जो थी वो 18वें हॉप के बाद आई थी। मैं अपने 18 हॉप के बाद अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा, एम आई राइट? जी बिल्कुल, आई एम राइट। मैं 18 हॉप्स के बाद, तो इसका मतलब लेट करें दूसरी हॉप ने तोड़ दिए, तो बाकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ एवरी हॉप हैव टू डील विद इंस्टेड ऑफ 1 पैकेट 20 पैकेट्स। तो कौन सा ज्यादा ठीक है? अगर नहीं जा सकता फिर तो ठीक है, लेकिन अगर जा सकता है, मैंने अभी यही एजम्पशन आपके सामने रखी कि यहाँ पे तो चले ये इथरनेट था बड़ा पैकेट, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लिंक था, पॉइंट टू पॉइंट लिंक के बाद मैंने एयरटेल में पहुंच गया, वहां पे इथरनेट दोबारा है, तो उसको जो अगर जोड़ लिया जाता तो एक ही पैकेट आगे जाता, फिर अदरवाइज ये 20 के पास आएंगे, 20 को आगे भेजेगा, अगला 20, फिर 20 को आगे भेजेगा, एंड फाइनली 18 हॉप्स के बाद डेस्टिनेशन के पास पहुंचेगा और वो जोड़ देगा। कौन सा सोल्यूशन भेजता? कौन सा पहला वाला? डिवाइस 2 ने जोड़ दिया। नहीं, अगर मीडियम अच्छा है, उसको पता है कि बड़ा पैकेट में भेज सकता हूँ, तोड़ दिया जाएगा। नहीं, लेकिन अगर ना हुआ तो मतलब वो तो आप इस बात पे आप वो कर रहे हैं ना एग्री, उस पर आपका आर्गुमेंट कि ना हुआ तो फिर, लेकिन अब आप 20 को राउटिंग जब कर रहे हैं और फिर 20 जब तक अगर एंड डेस्टिनेशन कर रही है, तो जब तक 20 उसके पास पहुंचेंगे नहीं, अगर एक भी नहीं पहुंचता तो 20 वो 19 को नहीं जोड़ सकता, ये तो मानते हैं ना। अगर उसमें से इवन आखिरी उसको फ्रेगमेंट नहीं मिला, वो 19 बेकार हैं, ऐसे ही है ना। तो अच्छा सोल्यूशन तो ये है, लेकिन क्यों नहीं इंप्लीमेंट होता इस पे बात कर लेते हैं, तो फिर आपके सवाल का जवाब निकल आएगा। इज इट क्लियर? वजह ये है कि जेंटलमैन ये इसने तोड़ दिया, वेरी नाइस। अब यहां तो मैंने आपको दिखाने के लिए एक रास्ता बनाया, लेकिन आपको पता है यहां मल्टीपल रास्ते हैं, हर राउटर पे मल्टीपल इंटरफेसेस हैं, ऐसा ही है ना। अब ये जब 20 टूटे, तो हो सकता है कि 4 इधर से गए, हो सकता है कि 6 इधर से गए हो सकता है 8 इधर से गए हो और 2 इधर से गए हो। एग्रीड और नॉट? एग्रीड। क्योंकि आईपी में कोई फिक्स पाथ नहीं होता। अभी मैंने किया ट्रेस आरटी और ये राउट आपको नजर आए, अब मैं दोबारा करूं कोई श्योरिटी नहीं है कि यही दोबारा होंगे।
ठीक है ना, वेरी नाइस। अगर ये आपको समझ आ गई तो अब हम आते हैं कि अगर ये डिवाइस 2 के पास तो सिर्फ 8 पैकेट पहुंचे, टोटल तो 20 हैं, इसके मतलब इसको तो कभी भी 20 नहीं मिलेंगे, ये 8 को भी लेके जाया करेगा। इसके बाद 6 पहुंचेंगे, ये कहेगा नहीं 6 को तो मैं नहीं जोड़ सकता क्योंकि मेरे पास तो 20 आने चाहिए, क्योंकि ये हम इसको बताएंगे ये फ्रैगमेंट नंबर 1 है, ये फ्रैगमेंट नंबर 2 है, ये फिर फ्रैगमेंट नंबर 8 है। ये तो वेट में पड़ा रहेगा कि 3 4 5 6 7 आए तो मैं इसको जोड़ू, तो कोई भी नहीं जोड़ सकेगा, और कोई भी नहीं जोड़ सकेगा तो आगे भेजेगा नहीं। इसलिए मजबूरन हमने ये काम डेस्टिनेशन पे डाला कि जी तुम्हें तो कम से कम सारे 20 चाहे जिस रास्ते से भी होके आते हैं फाइनली तुम्हारे पास पहुंचेंगे, तो तुम इनको जोड़ ले। अब जवाब समझ आए, मजबूरी है। अब इस वजह से जो भी फ्रैगमेंट आप फ्रेम को फ्रैगमेंट करते हैं उसको आप एक, क्योंकि लाजमी तौर पे इसको बताना पड़ेगा हमें कि जिसकी आइडेंटिफिकेशन नंबर इज एन आईडी, आइडेंटिफिकेशन इज एन 16 बिट आईडी। जिस फ्रेम को भी तोड़ते हो उसको एक नंबर दो ताकि इसको हम बता सकें कि इस ये आईडी के ये सारे बच्चे हैं, ताकि वो उस आईडी के मुताबिक उसको जोड़ ले। इसलिए ये 16 बिट की आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो हर एक जिसको भी आप तोड़ेंगे एक नंबर उसको असाइन, जैसे जब भी आप कोई, अल्दो का आपका इतना एक्सपीरियंस इस चीज में नहीं है, लेकिन जो ऑफिस वर्क में जब भी आप कोई फाइल को मूव करते हैं उसको एक नंबर दे देते हैं, जिसको आप लेटर नंबर भी कह सकते हैं, फाइल नंबर भी कह सकते हैं। तो लाइक एवरी दिस पैकेट और फ्रेम इज असाइंड ए नंबर आईडी विच इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहां भी बात क्लियर हो गई। अब ये जो फ्रेगमेंट नंबर है ऑफसेट है, इस पे आखिरी चीज रहेगी, इसको एक्सप्लेन करता हूं। लाजमी बात है, ये तो कह रहा हूं, यही बात तो मैंने डाली कि जनाब 20 करने से मुझे नुकसान है कि अब हर एक के साथ मुझे हेडर डालना पड़ेगा। अब 20 पैकेट्स बन गए मेरे लिए जो कि इंडिपेंडेंट हैं, तो ये नुकसान तो था, लेकिन उनको अगली हॉप जोड़ नहीं सक रही थी क्योंकि एक रास्ता नहीं है। इसलिए मजबूरतन ये कहा गया कि जी आखिरी वाला हेडर हटाता जाए और उनको इकट्ठा करता जाए। व्हाट द आंसर जकी? तो जकी का क्वेश्चन ये था कि जनाब इससे तो अगर ये 20 बच्चे बन गए, 20 फ्रेगमेंट बन गए, तो 20 फ्रेगमेंट खुद तो नहीं जा सकते, लाजमी तौर पे आपको उसके साथ कंप्लीट है अब IPv4 का हेडर लगाना पड़ेगा हर एक पीस के साथ, हर फ्रेगमेंट के साथ। तो दैट इज समथिंग बैड, लेकिन मजबूरी है और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। क्लियर एवरीवन? अब हम आते हैं जी आखिरी चीज की तरफ विच इज द फ्रेगमेंट साइज, सॉरी फ्रेगमेंट ऑफसेट। ये फ्रेगमेंट ऑफसेट इसलिए इस्तेमाल होता है कि जोड़ने वाले के लिए आसानी हो, डेस्टिनेशन के लिए आसानी हो। कैसे काम करता है और याद रखें, उसका भी रीजन है कि जब भी फ्रेगमेंट बनेगा वो 8 बाइट्स के ग्रुपिंग से बनेगा, या 8 बाइट का होगा, या 16 बाइट का होगा, या 24 बाइट का होगा, या 32 बाइट का होगा, एंड सो ऑन, मल्टीपल ऑफ 8 बाइट्स। मैं इसके लिए आसानी के लिए लिख देता हूं कि इट इज 8n साइज का, n कैन बी 1, कैन बी 2, कैन बी 3, कैन बी एनीथिंग। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं पहला फ्रेगमेंट निकालता हूं तो उसमें मैं इसका नंबर डाल दूंगा फ्रेगमेंट ऑफसेट में 0। 0 का मतलब है कि ये पहला फ्रेगमेंट है, और फ्लैग में मैं बता दूंगा कि मोर फ्रेगमेंट हैं, और अगर मैं लिख देता हूं कि मोर फ्रेगमेंट नहीं है, इसका मतलब फिर एक ही है, ये फिर फ्रेगमेंटेशन हुई नहीं।
तो थोड़ी सी तवज्जो, मिसाल के तौर पे मैंने 80 बाइट्स इसमें डाल दिए, पहले फ्रेगमेंट में मैंने 80 बाइट्स डाले, मैंने उसको ऑफसेट में 0 दिया और यहां बता दिया फ्लैग में कि मोर फ्रैगमेंट्स आर देयर। इसका मतलब जोड़ने की कोशिश मत करो, और आ रहे हैं। ओके, जब यहां पहुंचेगा अगला फ्रेगमेंट जब मैं भेजूंगा, तो अब वो क्या होगा, 81 से लेके सम मल्टीपल ऑफ 8, लाजमी 80 लाजमी नहीं है। मैंने कहा 8 मल्टीप्लाई बाय n, द नेक्स्ट फ्रेगमेंट मे बी ऑफ ओनली 16 बाइट्स, 8 into 2, maybe 8 into 10, maybe 8 into 20, maybe 8 into 11। मैंने कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी कि 80 कंपल्सरी हो गया है, क्योंकि आईपी इज अबाउट वेरिएबल लेंथ पैकेट्स, आईपी इज अबाउट द वेरिएबल लेंथ पैकेट, इट इज नॉट फिक्स्ड लाइन। अब मैं जब नेक्स्ट भेजूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन फ्रेगमेंट, उसमें मैं ऑफसेट डाल दूंगा 10, सॉरी 11। काश कि ये 16 बिट होते तो मेरी ये जिंदगी आसान हो जाती, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि लेंथ में एक वर्ड में 32 बिट से ज्यादा नहीं आ सकते, और मुझे फ्लैग भी देने हैं, मुझे आइडेंटिफिकेशन भी देनी है, इसलिए मुझे मजबूरन इसको ये करना पड़ा। बताता हूं, अदरवाइज बड़ा आसान होता, ग्लेट कर ये भी 16 होता, क्योंकि अगर ये भी 16 है और ये भी 16 है अगर होता, तो फिर मेरे लिए बड़ी आसानी होती। मैं पहले वाले पे 0 डालता और 80 बाइट ने अगले वाले पे 81 डालता, यानी पहला वो लेट करें कि अगले में भी 80 है, अगले वाले में 161 डालता, अगले वाला लेट करो फिर 80 है तो 241 डालता, और 241 पे लेट करें कि मैंने बता दी कि और फ्रेगमेंट नहीं है, इसका मतलब क्लियर हो गया उसको कि बस ये 4 फ्रेगमेंट से इकट्ठे कर लो। बात समझ आ रही? अभी मुश्किल बात नहीं करते, आसान की। मिसाल के तौर पे मैंने कहा जी मेरा 240 बाइट्स का, 248 का 320 बाइट्स का मेरा इनिशियल सेगमेंट था, क्लियर? मैंने उसको 4 हिस्सों में तोड़ लिया, ईच ऑफ 80, सिंपल करने के लिए कह रहा हूं, इट इज वेरिएबल बट फॉर शॉर्ट आई एम सेइंग दैट मैंने इसके 80 के 4 बच्चे बना लिए, 80 के 4। जब मैंने पहला फ्रेगमेंट भेजा 80 का, तो मैंने इसमें फ्रेगमेंट लिख दिया 0 स्टार्टिंग बाइट, और लेंथ उसको बता दिया है, लेंथ इसमें टोटल लेंथ में बताया हुआ है, उसको पता है कि इसमें 80 बाइट्स हैं। जब उसको ये मिल गया, उसके बाद जब नेक्स्ट मैंने अपना ये 80 भेजा, तो इसको मैंने दे दिया ऑफसेट, फ्रेगमेंट ऑफसेट 81, अगले को मैंने दे दिया ऑफसेट 161, अगले को मैंने दे दिया ऑफसेट 241। अब अगर उसको ये आउट ऑफ ऑर्डर भी मिलते हैं तो क्या होगा, पहले उसको मिलेगा 0, लेट कर उसको 0 मिला, फिर उसको लेट कर 241 मिला, उसको पता है कि जिसका लेंथ तो 80 है, इसका मतलब दरमियान में कुछ है, वेट करो। उसके बाद लेट करें कि उसको मिला 81, उसने कहा हाँ ये चीज थी, उसने यहां उठा के डाल दी। बात समझ आ रही है इंजीनियरों? फिर लेट करें कि उसके पास लेट इट बी 161 आ गया, वो समझ गया कि इसके बाद 161 वाला है, फिर उसके बाद 241 पहले से मौजूद है, उसने इन चारों को इकट्ठा कर लिया, तो जो 4 आपने यहां से भेजे वो 4 उसी ऑर्डर में पैक हो गए। है कोई मुश्किल बात? साहिब समझ आ रही? क्योंकि पहले वाले में आपके पास कितने बाइट्स थे, 320 बाइट्स। पहले फ्रेगमेंट में आपने 80 भेजे, अगले फ्रेगमेंट में आप क्या भेजेंगे, 81 से लेके 160 तक,
तो अब पहला बाइट कौन सा है? 81। आपने फ्रेगमेंट में लिख दिया, फ्रेगमेंट ऑफ में 81। अब आपके इसका मतलब 160 बाइट चले गए हैं। थर्ड थर्ड का पहला बाइट क्या होगा? 161। आपने थर्ड भी भेज दिया, फोर्थ जब गया उसमें क्या होगा? 241। और उसकी आखिरी बाइट जो होगी वो 360 320 है, और आपने बता दिया कि ये आखिरी है। फ्लैग में आपने बता दिया कि मोर फ्रेगमेंट 0, फ्लैग 0 है। गुड। जोड़ने वाले के लिए अगर तो, और क्योंकि जोड़ने इसलिए ये किया कि जो मुझे मिलेंगे डेस्टिनेशन को लाजमी नहीं कि ऑर्डर में आए। जैसे मैंने भी कहा, पहले 0 पहला आया और फिर आखिरी आ गया, लेकिन अब मुझे पता है कि इसके दरमियान में कुछ है, इस दरमियान में कोई 81 आना है। जब 81 आया तो पता चला कि उसका लेंथ 80 है, इसका मतलब नेक्स्ट जो है 161 है। तो मुझे सारी मेरी कहानी मेरे लिए आसान हो गई। कुछ बात समझ आई? ठीक है नासिर, मामा? ठीक है, चले ठीक, इसको और कम्प्लेक्स नहीं करते। एटलीस्ट आपको सेंटेक्स और सेमेंटिक की टर्मिनोलॉजी भी समझ आ गई कि ऑर्डर क्या है, सेंटेक्स क्या है, और हर एक का मीनिंग क्या है। नाइस। यहां पे मैंने तो शायद इस पे घंटा लगा दिया, इसने 4 लाइनें लिख के 4 चीजें लिख के सारा कंप्लीट कर दिया कि वर्जन का क्या मतलब है, डीएससीपी का क्या मतलब है, हेडर चेकसम का क्या मतलब है, टाइम टू लिव का क्या मतलब है, प्रोटोकॉल का क्या मतलब है, सोर्स आईपी का क्या मतलब है, डेस्टिनेशन आईपी का क्या मतलब। और कुछ चीजें बीच में से प्रॉब्ली ये खा गया, और वो कौन सी थी? आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग, फ्रेगमेंट ऑफसेट, वो ये खा गया। वो कहता है जी ये समझाना जरा मुश्किल है, लेकिन बिकॉज ऑल ऑफ यू आर इंजीनियर्स, तो आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। दैट द रीजन आई एक्सप्लेन। क्लियर? ओके। क्या हो जाएगा? तो तुमने पहले ही पढ़ाया था, वो आज बुला हुआ नजर आया मुझे। नहीं, मैं क्लास में पढ़ाऊंगी, यहाँ पढ़ाऊंगी, मैं उसमें वो नहीं करता कि ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। लेकिन वहां पे आप 40 लोग इकट्ठे होके कहते हैं कि नहीं सीखना। तो ये था जी आपका IPv4 का हेडर। अब क्वेश्चन ये है, चलें IPv6 के पैकेट पे नहीं आता, लेकिन ये आपके सवाल का जवाब, क्योंकि क्वेश्चन आपने नहीं कर रहे, अच्छे बच्चे हैं, कि जब इतना प्यारा IPv4 मौजूद है तो फिर IPv6 क्यों? उसकी वजह यह है लेडीज एंड जेंटलमैन कि IPv4 जैसे कि आपने देखा 32 बिट्स का एड्रेस है। और कामरान, तो अगर 32 बिट्स मेरे पास हो, तो एज ए, चाहे मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूं या इंजीनियरिंग का हूं, चाहे वो कंप्यूटर सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल है, वॉट, मुझे पता है कि मेरे पास 2 पावर 32 डिफरेंट कॉम्बिनेशन आएंगी। ऐसा ही है ना? जैसे आपको पता है कि अगर आपके पास 3 बिट्स हो तो यू हैव 2 पावर 3, दिस मीन 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन। ऐसा ही है ना? अब अगर आप 2 पावर 32 कर लें तो इट कम्स टू बी 3 इफ आई रिमेंबर करेक्टली 3.4 बिलियन। और अगर इफ आई डोंट रिमेंबर, क्योंकि मैंने एक दफा कहा था कि जी इफ आई रिमेंबर करेक्टली, तो मुझे किसने कहा था इफ आई डोंट रिमेंबर करेक्टली देन, बेहतर ये है कि उसको निकाल लिया जाए। 2 की पावर 32, तो ये या 4.3 बिलियन है या 3.4 बिलियन है। ये 4.3 बिलियन है, 4.3 बिलियन। तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूं और यहाँ पे लिख देता हूं 4.3 बिलियन। लेकिन और
आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि इस IPv4 एड्रेसेस में मेजॉरिटी ऑफ एड्रेसेस वेस्टेड है। जब क्लासफुल था, उसमें बाद में बात करूंगा, वो से एड्रेसेस जाया हुए, बिलियंस ऑफ एड्रेस जाया हुए। जब हमने क्लासफुल एड्रेसेस इस्तेमाल किए तो उसमें से बहुत से एड्रेस, मिसाल के तौर पे आप अगर क्लास ए का एड्रेस लेते हैं तो आपके एक नेटवर्क के अंदर 16 मिलियन होस्ट हैं। अब 16 मिलियन होस्ट किस नेटवर्क में मैं डालूं? उसके बाद अगर 1 मिलियन है तो मतलब 15 मिलियन आईपी जाया हो गए। अगर उसके 2 मिलियन है तो इसका मतलब 14 मिलियन आईपी जाया हो गई। तो बहुत से आईपी एड्रेस जाया हो गए। अगर मैं ये ज्यूम कर लूं कि मुझे 2.5 बिलियन मिल गए और बाकी जाया हो गए, लेकिन मेरे डिवाइसेस तो आज 20 बिलियन से भी ज्यादा हैं, एंड वेरी सून दे विल क्रॉस द 50 बिलियन बैरियर। इस वजह से, और आईपी तो यूनिक होना चाहिए, ग्लोबली यूनिक होना चाहिए, ऐसा ही है ना? तो कैसे मैं 2.5 बिलियन नामों से 20 बिलियन डिवाइसेस को नाम दे सकूं, एड्रेस दे सकूं? नहीं ना मुमकिन। इस वजह से वी शिफ्टेड फ्रॉम आईपी वर्जन 4 टू आईपी वर्जन 6, which is equivalent to, which have an address space of 128 bits, 128 bits। और आपको अब पता चल गया कि अगर 32 बिट्स थे तो 2 पावर 32, और अगर 128 बिट्स हैं तो 122 की पावर 128, which is roughly equal to 4 into 10 is power 38। अगर अगेन एग्जैक्ट चाहते हैं तो कैलकुलेटर को दे के 2 की पावर 128, इट इज इक्वल टू 3.4, ये मुझे अब याद, 3.4 इंटू 10 पावर 38 नजर आ रहा है? तो इट इज 3.4 इंटू 10 पावर 38। बिलियन क्या होता है? 10 पावर 9। तो अगर 10 पावर 9 से 10 पावर 10 हुआ तो कितना इंक्रीज है? 10 टाइम। 10 पावर 11 हुआ तो 100 टाइम। 10 पावर 12 हुआ तो 1000 टाइम, और 10 पावर 38 हुआ तो वेरी बिग इंक्रीज। दैट इज द रीजन वी हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ एड्रेसेस अवेलेबल टू अस इन IPv6, क्योंकि इस वक्त शायद हमें पता नहीं था कि हमारा ये आईपी नेटवर्क इतना ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आज लोगों की तादाद तो तकरीबन 8 बिलियन है, लेकिन डिवाइसेस की तादाद उससे कई गुना ज्यादा है। और फ्यूचर में जैसे मैंने बताया कि एक्सपेक्टेड ये है कि इट विल इंक्रीज फर्दर। दैट द रीजन वी नीड ए लार्ज एड्रेस स्पेस, एंड दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द IPv6। और यही वजह है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे लिखूं, यहां पे मैं लिखूं NS lookup, और फॉर एग्जांपल www.siemens.com, सीमन एक जर्मन कंपनी है, तो आपको नजर आ रहा है कि इसके पास इसने सिर्फ IPv4 दिखाए, इसके पास IPv4 के भी हैं, इसके पास IPv6 के भी। SIEMEN या MEN, Siemens डॉट, देख लो, इसके पास IPv6 के भी एड्रेसेस हैं, इसके पास IPv4 के भी एड्रेसेस। इसलिए आज के दौर में, आज की जिंदगी में, आपको IPv4 के साथ साथ IPv6 को भी इक्वली, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा तवज्जो देना जरूरी है। ठीक है, ये यूरोप का हाल आपको नजर आ रहा है कि यूरोप में बहुत से एड्रेसेस IPv6 पे जा चुके हैं। क्लियर? इसलिए हम पहले तो IPv6 का सिर्फ हेडर पढ़ेंगे, फिर IPv एड्रेस, जिस तरह के हम अभी हम चैप्टर 8 पे हैं, चैप्टर 10 में हम IPv4 की डिटेल्स पढ़ेंगे, और IPv12 नंबर में IPv6 की डिटेल्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। Clear? Do you have any question, ladies and gentlemen, especially the online students? Do you have any question?
लाइबा, कामरान, मोहम्मद नूर, राबिया? No, sir. Okay, Kamran. What about you, Laiba and Muhammad Noor and Rabia? Someone has written in Muhammad Noor. We get a no, no problem, no question. So what about Rabia and Laiba? So there is something in the chat as well, and the chat is saying Rabia भी कहती है कोई मसला नहीं है, and hopefully Laiba के लिए भी कोई issue नहीं होना चाहिए. So with this we close this session today, and inshallah we'll be meeting again on and there is something in the chat again, probably from Laiba, and she's also saying clear, sir. So we will be starting with the IPv6 header, and then we'll be comparing the IPv4 header with the IPv6 header. ठीक है, उसका साइज फिक्स 40 बाइट्स है, इसका साइज मिनिमम 20 बाइट्स है. तो इस पे हम बात करेंगे कि क्या 20 से 40 होना, whether it was a loss or it was something nice. ठीक है जी. So we stop here and आपको यही कहूंगा कि वीकेंड को जाया मत कीजिएगा. चैप्टर 1 से लेके 4 से 7 तक उसको रीड दें, समझने की कोशिश करें, और उसके वीडियोस भी आपके पास हैं, आपके पास नेट अकेडमी में उसकी इंफॉर्मेशन भी है. whatever you do, read it carefully and then try to attempt the exam and try to get the good marks. ठीक है जी. Thank you very much. See you inshallah on coming Wednesday.